जेट प्रवाह, इसका कैप नीचे गिरा है, देखना उधर साइड गिरा है। वाताग्र, वाताग्र जनन की बात करें, कल वाताग्र के बारे में थोड़ा सा समझाया भी था। व्हाट इज वाताग्र, है ना? आई थिंक सभी को याद भी होगा, वाताग्र कल बताया भी था। बाकी अभी सारी चीज़ें समझा देंगे शॉर्ट में, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्या हो गया? ठीक है, एक और चीज़ लिख लेना, तरंग धाराएं। इन लास्ट मैपिंग लिख लेना। छाप लिया सभी ने? छापो, फटाफट छापा करो, हमारे साथ साथ छाप लिया करो, क्या करते रहते हो? ये भाई ये बड़ा टेंशन है, हिलने नहीं देता ये इधर उधर को, एक ही जगह खड़े रहो। ये समुद्र विज्ञान में इधर 3 पॉइंट लिखे हुए समुद्र विज्ञान के, ठीक है? उसके नीचे आप लोग कंटिन्यू कर लेना। दिख नहीं रहा है? दिख रहा है? ये जो कल बनी थी वीडियो, ये अपलोड हुई नहीं? हो गई? कहाँ पे? भारत, ये एक्चुअल में हेमंत सर ने बोला है कि उन्होंने कुछ करेंगे, अभी कुछ वर्क करेंगे इस पर।
अनलिमिटेड पैक वगैरह कराएंगे, देन वो सोच रहे हैं कि कंप्लीट वीडियो। हाँ वो तो ठीक है वाईफाई, लेकिन वाईफाई हमें ड्रमंड में लगवाना पड़ेगा है। अच्छा रीओपन करवाना है, लेकिन वो ड्रमंड वालों का है, 4 दिन बाद ड्रमंड वाले बोलेंगे हमारा है नहीं, हम लोग अपना लगवाएंगे ना। हम बोलेंगे उनसे कि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे वाला कुछ चला के, इससे अच्छा है कि आप सीधे वाईफाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कल जो आप लोग को लिखाया था सामान्य परिचय में, क्या क्या लिखवाया था? भारत का क्षेत्रफल, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, भारत का कर्क रेखा, भारत पर कौन कौन से मतलब किस तरीके के नॉर्मल से अगर हम सामान्य बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्य कौन से हैं, टोटल कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं और द्वीप कौन से हैं। ये हमारा सामान्य परिचय की बात करेंगे। अब जैसे ही हम यूनिट की बात करें, आप लोग अपने यूनिट में पहुंच जाएंगे, यूनिट में कितनी कितनी चीज़ें मैम ने आप इसमें सब डिवीजन करवाया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आना शुरू हो जाता है हमारे अंदर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, और 10 दिन तक पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। देन हम सभी लोग डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं कि होगा कैसे करके, इतना सारा है, ये तो हो ही नहीं रहा। अब देखो मैंने जितना भी आपको लिखाया है, शायद 1.5 पेज में आपका पूरा सिलेबस आ गया होगा, राइट, 1.5 से 2 पेज में आ गया होगा, 1.5 से 2 पेज अप्रॉक्सीमेट। बहुत बड़ी बात नहीं है, यूपीएससी के लिए आपने 1.5 से 2 पेज में अगर एक सब्जेक्ट का सिलेबस लिख लिया है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सिलेबस में कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, ये सिलेबस कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और इसमें कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। अब अगर हम बात करें इसके सिलेबस के मतलब डोमेन से अगर हम देखें तो किस तरीके से हम पढ़ेंगे, हमने एक यूनिट उठाई और आप समझ लेंगे मेरे साथ में, तो हम लोग को आगे साथ चलने में आसानी होगी। एक यूनिट उठाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर कोई दूसरी यूनिट समझाने की ज़रूरत हो भी रही है तो उसका सब जो पार्ट होगा उस कंप्लीट पार्ट को पढ़ लेंगे और वहाँ टिक लगा लेंगे कि हमने ये यूनिट का ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। किसी भी पार्ट में कुछ और समझने की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देंगे कि आगे उसको समझेंगे, उस यूनिट को आगे समझेंगे तो उसको छोड़ देते हैं बाद में पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम जो भी चीज़ समझेंगे उसमें हम एक टिक लगाते चले जाएंगे, और ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप जब भी मेरी क्लास में आएँ, ठीक है, मेरी क्लास से मतलब है ज्योग्राफी की क्लास में आएंगे तो एक एटलस आपके पास होना चाहिए, स्टूडेंट एटलस। आपको जिस चीज़ में भी कंफर्टेबल फील हो रहा है, इंग्लिश में खरीदना चाहें आप इंग्लिश में खरीद लें, हिंदी में खरीदना चाहें आप हिंदी में खरीद लें। प्रॉब्लम हमारी क्लास में फिलहाल नहीं आने वाली है, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कोई इंग्लिश मीडियम से है प्रॉपर जो इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देने वाला है? अच्छा ठीक है। क्लास कौन सी क्लास में हो? लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड? अच्छा एग्रीकल्चर से कर रहे हो, ओके ओके, हाँ ठीक, समझ गए। चलो भाई ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ फिलहाल ऐसा होता है, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ऐसी दिक्कत नहीं है। एटलस खरीद लेना, इंग्लिश वाली खरीद लेना, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी के एटलस में अगर हम बात करें तो थोड़े थोड़े से सेगमेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में अलग है और हिंदी में अलग है। हम एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल बता दें अपनी लाइफ का, है ना। सिंधु को हम इंडस बोलते हैं, ठीक, बस इतना सा आप समझ लें, बाकी सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे, डोंट वरी। तो ये क्या है, हमने जो भी सिलेबस लिखा है, ये सिलेबस आपके घर में, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि मैंने सिलेबस लिख के अपने दीवार पे चिपका लिया था, चिपकाना नहीं, कम से कम तो अपने दिमाग में ज़रूर चिपका लेना, ठीक। जब भी हम बात करें कि अक्षांश रेखा पढ़ेंगे आज हम, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस में आएगी भाई, सामान्य परिचय में आएगी। और जैसे ही अक्षांश रेखा कंप्लीट होगी तो आपको पूरी अक्षांश रेखा के साथ में एक टिक लगा देना है कि भाई एक सेगमेंट मैंने कंप्लीट किया है। उससे धीरे धीरे जब भी हम पढ़ते चलेंगे, 15 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ा हमने, 15 दिन हमने ज्योग्राफी पढ़ी, 5-6 टॉपिक तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे, मतलब यूनिट तो कंप्लीट कर ही लेंगे। तो आप यूनिट वाइज उसमें निशान लगा देंगे तो आपको ये लगेगा पूरे साल बहुत बड़ा होता है। आप 4, 5, 6, 7, 8 महीने में जो भी है ये फील कर पाएंगे कि हर एक यूनिट को हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसका सब कुछ मुझे आता है। जिस यूनिट पे आज इस वीक में आपने निशान लगाया, उसको नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, और हमें पता भी होगा ये यूनिट हमने इस वीक में की है तो इसको रिवाइज करना बहुत आसान होगा। तो सिलेबस इज द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रूट है, ये रूट अगर आपको क्लियर हो गई है, आगे बढ़ने में हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। सिलेबस को इसी तरीके से और चीज़ों का सिलेबस भी आप लोग डिफाइन करें, थोड़ा सा उसको थोड़ा डिवाइड कर लें। जितना ज़्यादा डिवाइड कर लेते हैं चीज़ों को, वो उतना ही आसान हो जाती है। भारत ने एक वीडियो भेजी थी हम सब के ग्रुप में, उन्होंने बोला कि ओ जो बुक है हमारे पास कौन सी, स्पेक्ट्रम स्पेशली हिस्ट्री के लिए आती है और इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेशली हम जानते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की बुक में लगभग कितने पेज हैं, 1200 समथिंग, ठीक है।
1260 अप्रॉक्सीमेट के पास है, ठीक है। तो 1260 पेजों में, हाँ इतना ही है, ऐसे नहीं बोले, ठीक है, 1260 पेजों में लगभग इतने ही है, तो इतने ही है 558, थोड़ी बड़ी हमने शायद पिछली वाली भी सारी ले लिया, उसमें जो बोला गया था उस तरीके से देख रहे हैं। तो अगर हम टोटल का मिला लें एंशियंट, हाँ 960, कोई बात नहीं, हम अगर एंशियंट उसमें जो बिपिन चंद्रा वगैरह का अगर ऐड कर ले, टोटल हमारे पास 1200 से अप चले जाएंगे पेजेस, तो हम इसको एक सेगमेंट वाइज बांट लो, ठीक है, छोटा छोटा सेगमेंट बना लो, छोटा छोटा यूनिट बना लो कि 15 पेज हमें आज करने, 15 भी नहीं कर सकते तो आप 10 पेज तो एक डे में कर सकते हो ना, 10 पेज से मतलब इससे भी कम क्या पढ़ोगे, यूपीएससी पढ़ना चाह रहे हो 10 पेज तो पढ़ ही लोगे एक दिन में, एक सब्जेक्ट के, दूसरा सब्जेक्ट के कॉल लेके चल रहे हैं 10 उसके पढ़ लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है कुछ भी, छोटा छोटा सा ही अपना बनाते चलो। तो जितना हम डिवाइड कर लेते हैं उतना ही हम अच्छे से कर पाते हैं। कोई भी बहुत बड़ी चीज़ है उसको डिवाइड कर दो, छोटा छोटा बना लो, जब छोटा छोटा होता है तो हमें देखने में भी अच्छा लगता है। कहते हैं कि इकट्ठा खाना उतारने के बाद मन भी नहीं होता खाने का, थोड़ा थोड़ा लेकर खाते हैं तो हम ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है। तो आगे से ये तो खैर गलत बात है, इसमें ज़्यादा बर्बादी होती है खाने की, इकट्ठा उतार लिया करो, थोड़ा ही खाओगे। तो कुछ लोग सोच रहे हैं क्या कह रही हूँ मैम, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, मज़ा ले लेके खाते नहीं तो क्या दिक्कत है। चलो, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप बहुत बड़ी चीज़ को छोटा बना लो, डर भी लगना बंद हो जाता है और हमारा काम भी थोड़ा आसान हो जाता है। ये सिर्फ प्रीलिम्स का सिलेबस है, मेंस की बात मैंने इसमें नहीं की है, अगर हम मेंस को ऐड कर देते तो शायद 5 पेज तक ये कंप्लीट हो जाता, ठीक है। लेकिन मेंस की बात अगर कुछ टाइम के बाद अगर लगेगा तो मेंस की बात भी करेंगे। आफ्टर 1 मंथ, या यूँ कह लें कि आफ्टर 15 to 20 या 20 to 25 क्लासेस, थोड़ा थोड़ा वर्क आपको मेंस वाला मिलना शुरू हो जाएगा, लाइक कुछ क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के, उस पर आपको वर्क करना है, आपको लिखना है, आप लिखेंगे जितना अच्छा कर पाएंगे उतना अच्छा आपको आगे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। खुद पे वर्क करना पड़ेगा तभी चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने ऊपर ही वर्क करना है। सिंपल सा, यूपीएससी का मतलब ये होता है कि कोई कितना भी सिखा ले हम नहीं सीख सकते। यूपीएससी हमारी खुद की काबिलियत देखता है। गांव में बैठे लोग खुद से तैयारी करके यूपीएससी में टॉपर बन जाते हैं, और वहीं बड़ी बड़ी कोचिंग में बहुत बहुत अच्छे लोग करने वाले वो कुछ भी नहीं कर पाते, प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो दैट मीन्स है कि यूपीएससी आपका खुद का इंटेलिजेंस ही देखती है, मतलब आप खुद कितना कैपेबल हैं, राइट। तो हमें खुद पे वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन 15 से 20 दिन इसलिए बोल रहे हैं कि 15 से 20 दिन में हम जो भी टॉपिक या जो भी हमारी यूनिट कंप्लीट कर पाएंगे उसमें हम लिखने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है, कोई मतलब नहीं बनता ना। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे तो हम लिखने के लायक भी हो जाएंगे, जैसे कि हमने अभी लिखा, बहुत अच्छा आप लोग कर पा रहे थे, लेकिन अभी कुछ कह ही नहीं सकते, लास्ट सेशन के बारे में स्टॉप हो गया, कोई बात नहीं, वापस से स्टार्ट होगा। हमने पाँच मतलब क्लासेस के बाद ही लिखना शुरू कर दिया था और आप लोग काफ़ी अच्छा लिख पा रहे थे। उसमें थोड़ा सा हाथ डीएम सर का भी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसे लिखना सिखाया है, तो उस चीज़ों से भी आप थोड़ा सा शायद कैपेबल हो पाए हैं, तो उनका भी इसमें ठीक है, बिल्कुल भी जिम्मेदारी, उनका भी थोड़ा हक है इसमें वो कहें कि हाँ उन्होंने भी थोड़ा सिखाया आपको। चलो ठीक है, बात करते हैं हम लोग अब। हाँ भारत कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो। उनकी वजह से लोग पढ़े। भारत के मन में बहुत देर से क्वेश्चन चल रहा था जो मुझे दिख रहा था। हाँ, आप लोग के मन में अगर क्वेश्चन चल रहा है आप नहीं बोल भी पाएंगे तो हम बोल देंगे कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बोल दो, है ना। ऐसा होता है हमारे साथ, हम बोल देंगे, तुम टेंशन मत लेना, बस अपने मन में चलाते रहना, मतलब कुछ ना कुछ चलाते रहना, निष्क्रिय होकर नहीं बैठना है, ठीक। निष्क्रिय वाले तो पलायन कर जाते हैं। चलो हम लोग बात करें, अपन लोग बात करेंगे आज अपने इंडिया की। तो इंडिया से स्टार्ट करते हैं, अपना भारत, प्यारा भारत। यहाँ पे हम भौतिक भारत जो भूगोल की बात की है, सॉरी भौतिक भूगोल की जो बात की है, इसमें महाद्वीप, महासागर, जो कि मैंने कल भी बताया था, कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। महाद्वीपों की उत्पत्ति के लिए, मतलब जो महाद्वीप हैं उनकी उत्पत्ति के लिए हम लोग अलग अलग तरीके के सिद्धांत पढ़ते हैं, जैसे कि हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हैरी हेस, ठीक है, और क्या था, टेथिस सागर, उससे भी बना, तो उस सारी चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। उसकी उत्पत्ति हो गया, उनसे जुड़े सिद्धांत भी पढ़ेंगे, जो सिद्धांत अभी बोले वो सिद्धांत भी पढ़ेंगे। प्रमुख शब्दावली तो हर एक में रहेंगी, वो शब्दावली हम बता देंगे किस तरीके से आपको शब्दावली को अरेंज करना है और कैसे आपको अपने पास रखना है। इस भौतिक भूगोल की अगर हम बात करें तो भौतिक तरीके से ही क्या होता है, भूकंप होता है, ज्वालामुखी और सुनामी। भौतिक का मतलब क्या होता है, अगर हम छोटी सी बात करें भौतिक का मतलब क्या होता है। कौन कौन यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड से है, हम तुम्हारा तो पता है, न्यू वालों में से कोई, हाँ जी भाई,
ठीक है, आप ही से बात करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं आप लोग, फिजिक्स क्या होता है? हाँ, यहाँ पे जो भौतिक का मतलब है, कोई बात नहीं, भौतिक का जो मतलब है समझ गए हम कौन कौन साइंस का है, नेक्स्ट टाइम से आप लोग तैयार रहें। यहाँ पे जो भौतिक का मतलब है वो ये है, देयर इज सम फिजिकल प्रॉपर्टी, देयर इज सम फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? जो भी चीज़ें दिख रही होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं, ठीक है। तो फिजिकल, ये दिखता है, भूकंप आता है तो आपको क्या होता है? फील होता है, आप किसी चीज़ को फील कर पाए, देख पाए, टच कर पाए, दैट मीन्स, ठीक है ना। ज्वालामुखी आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? कल भी हमने पूछा था किसी के घर पे ज्वालामुखी है, किसी ने बोला ही नहीं है। उसके बाद सुनामी, ठीक है, सुनामी आती है, अपने लोग के घर के आसपास बिल्कुल भी नहीं आती है, तो हम लोग अनजान होते हैं थोड़ा सा। उसके बाद विविध में हम और भी चीज़ों की बात करेंगे, महाद्वीप, महासागर पढ़ लिए, इसमें हम द्वीप भी पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना, द्वीप भी पढ़ेंगे, आप चाहें तो ऐड कर लेंगे, द्वीप भी पढ़ेंगे। अच्छा, द्वीप में हमने प्रैक्टिकली हम बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें समझाते हैं। द्वीप में हमने यहाँ पे बच्चों को पहले भी बताया, आप लोग भी अभी देखना है ना, हम बता रहे द्वीप कैसा होता है। चारों तरफ से जल से घिरे हुए ऊंचे ऊंचे मतलब भूभाग को हम द्वीप बोलते हैं, ठीक है, आइसलैंड जिसको बोलेंगे अंग्रेजी में, ठीक है ना, द्वीप बोलेंगे। आप लोग यहाँ से निकलेंगे, सामने तालाब है ना, सामने, द्वीप नहीं मानना है उसको, लेकिन हम प्रैक्टिकली बता रहे, तालाब में बीचों बीच में एक एकदम भूखंड है, एक ऊंचा, वही द्वीप है, सही। अड़ोस पड़ोस में देखा करो थोड़ी सी चीज़ें, ये तालाब में है बीच में, हमने देखा, हमने कहा द्वीप, इस पे घूमने आएंगे किसी दिन, सही है ना, तो वो द्वीप है, आप लोग समझ सकते हैं बस उससे इतना, ठीक है, वो द्वीप है। उसके बाद हम बात करते हैं जलवायु विज्ञान की। जलवायु विज्ञान में हम बात करेंगे, देखो जलवायु हमारी गर्म है, ठंडी है, हमें पता तो होना चाहिए ना, ताप कैसा है, ताप कटिबंध और उसका दाब कटिबंध क्या है। उसके बाद भूमंडलीय स्थानीय पवनें, देखो पवनें कैसी हैं, हमारे यहाँ पे कैसी पवनें चलती हैं, हमारे यहाँ लू भी चलती है, लू चलती है, सबको पता है कि नहीं पता है? लू चलती है, ठीक है। जेड प्रवाह की बात करें हम, जेड धारा जो हमारे कहाँ से आता है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से आता है, ठीक है। कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। जेड प्रवाह की बात कर रहे थे अभी हम, जेड प्रवाह जिसको हम जेड धारा बोलते हैं, जो पछुआ हवाएं कहलाती हैं। पछुआ हवाएं समझते हो? पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर आती हैं, इसलिए इनको पछुआ हवाएं बोलते हैं। जेड प्रवाह होता है हिमालय से टकरा करके एक उत्तर में चली जाती है, एक दक्षिण में चली जाती है। आधे लोग सोच रहे हो हिमालय कहाँ है, ये तो बताओ पहले, अभी बताएंगे। उसके बाद देखो वायु राशि की बात करेंगे, तो वायु राशि हम लोग गोले में वायु राशि पढ़ते हैं भाई, देखो ऐसे बता दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक, आगे बढ़ेंगे अभी। आप लोगों ने ऐसे करके पढ़ा होगा, कभी कभी लिखा हुआ देखा होगा ऐसे, एक और बनाएंगे। ये होता है वायु राशि और एवं वाताग्र की बात हमने कल भी की थी, वायु राशि पढ़ेंगे, वाताग्र पढ़ेंगे, विश्व जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे, ये चीज हम विश्व जलवायु वर्गीकरण, ठीक है ना, विश्व में, पूरे विश्व में जलवायु का कैसे कैसे वर्गीकरण हुआ है, ये 0 डिग्री से 23.5, फिर 66.5, तो कहाँ कहाँ पे कैसी जलवायु मिलती है, अपना लोग को कैसी जलवायु मिलती है, हम लोग कर्क रेखा के बीचों बीच में है, ठीक है ना, तो हम लोग को कैसी जलवायु मिलती है, इसी से सारा कुछ क्या होता है, डिफाइंड हो जाता है। बात करते हैं हम आगे समुद्र विज्ञान की भाई, तो समुद्र सभी लोग जानते हैं, समुद्र को महासागरों का ताप एवं लवणता की बात करते हैं। ताप क्या होता है भाई? ताप इस टाइम पे क्या हो रहा है, समुद्रों का बढ़ रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है। हमने बताया था पिछला भी एक न्यूज में जो चीजें हैं वो थोड़ा सा, अगर हम बात करें अफ्रीका की, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, आ जाओ भाई थोड़ा सा, चलो सच, ठीक, इसको अपन लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है ना। ये हिंद महासागर है, जो अफ्रीका के पास का ये जो हिंद महासागर है, इसका तापमान घट रहा है, तापमान घट रहा है, तो वहाँ अफ्रीका में बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा भाई, सूखा पड़ेगा, ठीक है, सूखा पड़ रहा है, वहाँ पे खाने तक का व्यवस्था नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात कर रहे हैं स्पेशली, कौन कौन आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? इथोपिया, सोमालिया, हाँ, जिबूती, आगे इरिट्रिया, ठीक है, ये 4 आते हैं अपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इसमें बहुत बुरा हाल है न्यूज़ की, अगर हम बात करें तो। बात करते हैं आगे, कहाँ चले गए, हाँ ठीक है, धाराएं की बात करेंगे। धाराएं कैसी हैं, कहीं ठंडी होती है, कहीं गर्म होती है, ये भी देखेंगे। महासागरीय निक्षेप कल भी थोड़ा सा बताया था, निक्षेप मतलब निक्षेपों से ही हमें क्या बन गया है, हिमालय बन गया है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे तैथिस सागर सिद्धांत पढ़ेंगे पूरा, उसका क्या बोलते हैं, हिमालय का। उसके बाद प्लेट विवर्तनी की भी पढ़ेंगे, एक सिद्धांत है हिमालय को समझने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। महासागरीय संसाधन कल भी बताया था,
मूंगा पहनते हैं ना, अपना मूंगा है ना, पॉजिटिविटी लाता है, ये वाली उली में ऐसे बताया था। तो वो एक क्या है, संसाधन है, और भी बहुत सारे संसाधन हमने बताया था। मुंबई हाई, ठीक है, हमारे पास पेट्रोल अगर होता तो हमें किसी की ज़रूरत ना होती, ठीक, लोग हमें डराते धमकाते रहते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं ज्वार और भाटा, जो मैंने बताया था 6-6 आर के अंतराल पे आता है। और तरंग, तरंग धाराएं, ज्वार और भाटा डिफरेंट है और तरंग क्या है, डिफरेंट है। तरंग जो आप महासागरों में खड़े होकर ऐसे ऐसे करके आ रही होती है, कई बार आपको भी बहा के ले जाती है, वो तरंग होती है, ज्वार भाटा नहीं होता है, ठीक है। ज्वार भाटा 6 आर में एक बार आता है, और ये क्या होता है, समुद्र का स्तर जिससे बढ़ जाएगा वो हमारा ज्वार, और भाटा मतलब घट जाएगा वो हमारा भाटा हो जाता है। ये था आपका छोटा सा सेगमेंट जो आप लोगों ने समझा। इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपना इंडिया में गोले की बात करेंगे। अपना गोला कौन सा, हाँ जी, पृथ्वी, ठीक है, एक ही को पता है खाली, बाकी सब मंगल पे रहते हैं क्या? चलो क्लास में 2 मिनट बात करेंगे आपका ठहराव के बारे में। स्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, कोई आधा बचपन में मतलब अभी बीच में छोड़ ना जाए, महीना 2 महीने के बाद उसको ये ना लगने लगे कि बस हो गया भाई यूपीएससी हमारे बस की बात नहीं। हम जैसे अगर यूपीएससी कर पाते तो वो जो यूपीएससी वाले बन रहे हैं वो किस जैसे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वो उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, वो आपको एकदम कंटिन्यूटी अपने लाइफ में बनाए रखनी है। चलिए, ये भाई अपनी पृथ्वी है। अब ये चपटी और गोल की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जैसा बना रहे हैं बिल्कुल वैसे ही समझेंगे, सही है ना। इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत व्रत बोलेंगे, ठीक है, विषुवत व्रत रेखा नहीं बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। विषुवत व्रत 0 डिग्री विषुवत व्रत को दर्शाता है, और 0 डिग्री क्या करता है, हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। 2 बराबर भागों से मतलब ऊपर वाले को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। लिखवाएंगे सारा, समझने पे फोकस कर लो, लिखवाते हैं हम आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो 0 डिग्री अभी हम लिख ही नहीं रहे, जब हम लिख रहे होते हैं तो हम बिल्कुल बोलते हैं, हमारे साथ साथ छापते चलना, लेकिन अभी हम समझाएंगे उसके बाद लिखवा देंगे। 0 डिग्री, ये 0 डिग्री क्या करता है भाई, हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ऊपर वाले को हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। अब बात करते हैं इसको हम क्या 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 है, मतलब इसको और भी जगह से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हम ले लेते हैं कौन सा भाई, 23.5, और इसको हमने बोला है कि क्या, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ऊपर हम एक और डिवाइड करते हैं यहाँ पे, इसको हमने बोला है 66.5, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक या अंटार्कटिक, सही है, आर्कटिक, ठीक है, रेखा या व्रत आप जो भी बोल सकते हैं। उसके बाद नीचे बात करते हैं हम 23.5, ये होती है हमारे पास मकर रेखा। 66.5 ये हमारे पास होता है क्या, आर्कटिक ऊपर हो गया, तो नीचे क्या, अंटार्कटिक, ठीक है। अब ये है क्या, ये सारे, इन सबको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अक्षांश रेखा बोलते हैं। और इसी अक्षांश रेखा को हम 0 डिग्री नाम देते हैं, और इसका नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है, विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, और उत्तर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले जो हमारा दक्षिणी भाग है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। कुछ इस तरीके से आप लिख लेंगे, बोल देंगे। उसके बाद बात करते हैं कि टोटल अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें पृथ्वी पे दक्षिण से उत्तर की ओर टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो टोटल बात करेंगे हम लोग कितनी है। देखो बनाई कैसे गई है, ये 0 डिग्री है, यहाँ से एक डिग्री पर एक चाप खींची गई, 1 डिग्री पर एक चाप खींची गई, 1 डिग्री, और 1 डिग्री से यहाँ 1 डिग्री को मिला दिया गया, और हर एक डिग्री पर इसी तरीके से अक्षांश रेखा को बनाया गया है, ठीक है ना। हर एक, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, हर एक डिग्री पर अक्षांश रेखाएं बनाई गई हैं। तो टोटल अक्षांश रेखाएं ऊपर भी कितनी बनेंगी, देखो बता देते एकदम क्लियरली समझना।
यहां तक जब हम आएंगे, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है जो बचपन से हम पढ़ते चले आए, ये क्या है 90 डिग्री, 90, दैट मीन्स ऊपर तक कितनी बनेंगी 90 बनेंगी, ठीक है ना। यहां तक कितनी बनेंगी 90, और अगर हम नीचे की बात करें सेम प्रोसेस नीचे रहेगा तो नीचे भी कितनी बनेंगी 90, सॉरी डिग्री लगा रहे हैं 90, तो दैट मीन्स ऊपर भी 90 नीचे भी 90, टोटल कितना हो गया 180। तो हम जो पढ़ते हैं 180 क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, 180 क्या है अक्षांश रेखा, ठीक है, अक्षांश रेखाएं। अब बात करते हैं 0 डिग्री हम छोड़ गए हैं, देखो यहां से, देखो यहां से चले हैं हम लोग, 0 डिग्री वाली को छोड़ गए हैं, नीचे भी हम क्या करेंगे नीचे वाली से चलेंगे, और 0 डिग्री वाली को क्या करेंगे छोड़ जाएंगे। तो दैट मीन्स एक ये 0 डिग्री विषुवत वृत्त को भी तो आपको ऐड करना है कि नहीं करना है, करना है। तो हम 180 की बात करें तो 180 प्लस में विषुवत वृत्त जो कि हमारा 0 होता है, तो इसको ऐड करने के बाद हमारे पास कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी 181। और अगर हम बात करें ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर जाने पर ये अक्षांश रेखाएं नहीं बनी है, बिंदु बन गए हैं, क्या बन गए हैं बिंदु बन गए हैं। जैसे कि यहाँ बात कर लेते हैं, ये अपना ग्लोब है, कितना गंदा हो गया है भाई, हमने छुआ नहीं इसको बहुत दिन से, ये अपना ग्लोब है, यहाँ पॉइंट पे आ जाओ भाई, अक्षांश रेखाएं कुछ इस तरीके से बनती हुई जा रही हैं, मतलब रुक जाओ भाई, ये ऐसे अक्षांश रेखाएं बनती हुई जा रही हैं, ठीक है ना। अब देखो ऊपर जब आएंगे तो आप बताओ अक्षांश रेखाओं का साइज छोटा होता चला जाएगा ना, और पॉइंट बिल्कुल ऊपर ध्रुव पे जाकर के पॉइंट के रूप में रह जाती हैं। ये लास्ट जो अक्षांश वृत्त है वो क्या बोलते हैं, हम उसको वृत्त या रेखा नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे बिंदु बोलते हैं, ठीक है, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। तो इस हिसाब से जब हम देखते हैं तो हमारे पास अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी रह जाएगी, 2 घटा देंगे, 2 बिंदु हो गए, 2 घटा देंगे, तो 180 टोटल थी, और 180 में से हम -2 कर देंगे तो कितनी बचेंगी हमारे पास 180 नहीं 181, एक सेकेंड 181 हमारे पास टोटल थी। अब इसमें से हम -2 करेंगे, कितने बचेंगे 179। तो अब हमारे पास कितनी अक्षांश रेखाएं बची हैं 179। वैसे तो वो सारी चीजें डिफाइन करके देगा, और सिंपल सी बात करें क्वेश्चन यहाँ से आता ही नहीं है, ये तो हमें सिर्फ समझना है। यूपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है, और जहाँ पे भी क्वेश्चन अगर आता भी है वो जब भी पूछता है तो वो आपको एकदम क्लियरली बात पूछेगा, बिंदु सहित पूछ रहा है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का, तो उसी हिसाब से बताना है आपको। क्लियरिटी आपको यहाँ से आई कुछ कि कितनी किस किस हिसाब से कितनी कितनी है। अगर हम टोटल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कितनी है हमारे पास 181, ठीक है। अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पॉइंट को छोड़कर अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो हमारे पास कितनी है 179, और अगर हम विषुवत रेखा को छोड़ करके बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है हमारे पास 180। ये हमारे पास क्या है अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है ना। अक्षांश रेखाएं हमारा क्या है मध्य से उत्तर की ओर जाने पर और दक्षिण की ओर जाने पर इनकी क्या है, इनका साइज छोटा होता जाता है, इनकी आकृति कैसे होती जाती है छोटी होती जाती है, इसीलिए तो ये ध्रुवों पर जाकर के एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये था हमारा अक्षांश रेखाएं। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, उसके बाद बात करेंगे हम लोग अपने भारत की। तो देशांतर रेखाओं की बात इधर कर लेते हैं। गोला बड़ा खराब बन रहा है। देखो ये देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं हम। देशांतर रेखा जैसे कि सभी को पता होगा थोड़ा बहुत, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं भाई देशांतर रेखा होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो हमारी क्या होती हैं अक्षांश रेखा होती है, ठीक है ना। और ये वर्टिकल वाली क्या होती हैं हमारे देशांतर होती हैं। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट अगर हम देखें ये वाली देशांतर जो मैंने बना दी इसको हम 0 डिग्री देशांतर मान लेते हैं। क्या मानेंगे भाई 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर की अगर हम बात करें ये कहाँ से खींची गई है तो ये लंदन के ग्रीनविच से होकर के खींची गई है, ठीक है ना। कहाँ से भाई लंदन के ग्रीनविच से। यहाँ पे हम लंदन का ग्रीनविच मान लेते हैं। कहाँ का है भाई लंदन का। 0 डिग्री देशांतर की जब भी बात करेंगे तो वो लंदन के ग्रीनविच से खींची गई है, ठीक है। तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये भी अगर किस तरीके से, हाँ देशांतर रेखाएं किस तरीके से खींची गई हैं, कितना गैप है इनके बीच में अगर हम बात करें, अच्छा 111 किलोमीटर, ठीक है, वेरी गुड, वो भी ठीक है।
अगर हम टाइम की बात करेंगे तो 4, ठीक है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और बता दें, अक्षांश रेखाओं से जो हमारा होता है, ये जलवायु परिवर्तन है वो अक्षांश रेखाओं से देखा जाता है, और टाइम की जब हम बात करते हैं तो वो देशांतर रेखाओं से देखा जाता है। जब हम टाइम की बात करेंगे तो किससे देखा जाएगा? देशांतर रेखा से। अब अगर हम बात करें इसके जस्ट पीछे, अब एक बात बताओ, इधर और इधर दोनों साइड में देशांतर रेखाएं खींची गई होंगी, तो इधर कितनी खींची जाएंगी? एक सिंपल सी बात आप लोगों से कर लेते हैं। एक गोला होता है ना अपने पास, सर्कल के परिधि का माप कितना होता है? 360 2πr² का हम बात करते हैं अगर, तो कितना होता है? आप लोग अपनी वाली भाषा में जो आपने पढ़ रखा है अभी तक, कितना होता है? 360। तो एक बात बताओ, इस गोले पे जितनी भी जब हम लाइनें खींचेंगे तो कितनी बनेंगी? 360। कितनी बनेंगी? 360। अपना लोग की बात में करेंगे ना, तो इस तरीके से बनाते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में ये एक खुले हुए ऑरेंज की जैसा लगता है ना? सही है। ये हमारा क्या करता है, ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री के जस्ट पीछे जो है 180 डिग्री आता है। कितना आएगा भाई? 0 डिग्री के जस्ट पीछे वाली जो देशांतर रेखा होती है वो 180 को शो करती है। क्या करती है? 180 को शो करती है। इसके इधर की अगर हम बात करें तो इधर 180 है, और इधर की अगर हम बात करें तो इधर कितनी होंगी? 179। एक 0 डिग्री है, 179, और एक क्या है? 0 डिग्री है। दोनों को आप ऐड कर देंगे तो कितनी है टोटल देशांतर? टोटल देशांतर की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुल देशांतर कितनी है? 360। क्या बना दिया? 360। ठीक है, टोटल देशांतर। अब हम बात करते हैं कि टोटल देशांतर कितनी है? 360 है। अब यहाँ पे 0 डिग्री लिया है मैंने, इसके पीछे जैसे मैंने बताया 180 होती है। क्या होती है? 180 होती है। तो 180 के अगर हम पूर्व में रहते हैं तो एक दिन क्या होते हैं? पहले होते हैं, और 180 के अगर हम पश्चिम में जाते हैं तो एक दिन हम बाद में पहुंच जाते हैं। इधर रहेंगे तो एक दिन पहले रहेंगे, उधर जाएंगे तो एक दिन बाद में जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना। चलो सही है, ये भी सही है। अब अगर हम बात करें तो इनके बीच में कितना गैप होता है भाई? 111 किलोमीटर का। ठीक है, कितना गैप है? 111 किलोमीटर का गैप है। इसको पार करने में, एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है भाई? 4 मिनट का समय लगता है। अब जब 4 मिनट का समय लगता है तो हम जब यहाँ 0 डिग्री से चलना शुरू करेंगे और जब 180 तक जाएंगे तो 4 मिनट को जरा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 24 घंटे उधर बन जाएंगे, और 24 घंटे दैट मीन्स एक दिन इधर और एक दिन उधर जाएंगे तो हमारा उधर दूसरा दिन आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जो 180 गई है वो हम आपको बता देते हैं कहाँ से जाती है। आ जाओ थोड़ा। 180 जो जाती है वो अलास्का कहाँ गया? ये रहा। ये रशिया वाला पार्ट है, ये रूस है। ये क्या है भाई? रूस। ये अपना ही है। ठीक है, ये अपना ही रूस, मतलब कहने का एशिया का ही है भाई। अपना भी एशिया वाले हैं तो अपना सब भाई बहन है ना। कहे हाँ, कुछ लोग कह रहे होंगे मैम रूस को ले लिया, वाह क्या बात है। ठीक है, अब तो इकोनॉमी बढ़िया हो जाने वाली है अपनी। ठीक है, इधर देखो ये रूस है, ये मतलब एशिया का ही पार्ट है। ये अलास्का से गुजरती है 180। तो अलास्का के इस साइड बताओ, अगर एक दिन पहले होगा या इस साइड पहले होगा? इधर संडे होगा, इधर मंडे होगा, ये इधर संडे होगा, इधर मंडे होगा। हाँ जी भाई, ये हमने 2D मैप को खोला है, ये भी बता देंगे। अच्छा अभी हम आपको 2D और 3D का क्या मेथड है, ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहेंगी, चीज़ें आसान रहेगा थोड़ा सा। चलो, ये तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। इधर आ जाओ भाई, अलास्का भाई इधर आ जाओ। कहाँ है? हाँ ये रहा। देखो ये रशिया है, रूस दिख रहा है सबको, लिखा हो रूस दिख रहा होगा। ये अपना यहाँ से 180 गुजरती है, 180। ठीक, अब अपना इंडिया इधर है, तो इधर पहले इंडिया के अगर हम पूर्वोत्तर क्षेत्र देखें, 7 सिस्टर्स वाले, 7 सिस्टर अभी बताएंगे सारा इंडिया में जब आएंगे, तो इधर पहले सूर्योदय होता है और इधर क्या होता है? बाद में होता है। तो दैट मीन्स इधर एक दिन क्या होगा? बाद होगा, और इधर जब हम जाएंगे तो एक दिन क्या होगा? पहले होगा। दैट मीन्स हम अलास्का से इंडिया की तरफ आएंगे तो एक दिन बाद होगा, और अलास्का से उधर जा रहे होंगे तो एक दिन पहले हो रहा होगा। आपका बर्थडे मान लेते हैं निकल गया, आप नहीं मना पाए किसी वजह से, तो आप कुछ नहीं, अलास्का को पार करें, आप उधर दूसरे वाले अलास्का में उधर वाले पार्ट में चले जाएं, बर्थडे हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? एक दिन इधर पीछे हो गए तो उधर आगे चले। ठीक है कि नहीं है? अब आप न्यू ईयर नहीं मना पा रहे, अगर मान लेते हैं दिसंबर निकल गई आपकी 31 दिसंबर, उसके बाद 1 जनवरी आ गई है ना, तो इधर से आप बिल्कुल प्लान कर जाएं, उधर फटाफट से न्यू ईयर मना के वापस आ जाएं। ठीक है, इतना आसान नहीं है वैसे। चलो, तो ये बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सीधे से बात करते हैं अपने इंडिया की। टोटल बात करें अगर तो ये हमने देखा कि 4 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है। और यहाँ से अगर हम देखें ये 0 डिग्री है जो लंदन के ग्रीनविच से खींचा गया है, ठीक है, देशांतर रेखा। अगर अब हम बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया कहाँ पर एग्जिस्ट करता है अपने गोले में, इसको और इसको मिला करके एक यहाँ पे गोला बना देते हैं आप लोग के लिए। अरे कोई नहीं, आप लोग समझ लेना। ठीक है, ये है अपना प्रॉपर जो हमारा मतलब जी पृथ्वी का जो हम अक्षांश और देशांतर देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे। अब हमें देखना है कि हमारा इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमारे लिए यही है। ये तो अपना 0 डिग्री है और हम सभी लोग जानते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है भाई? कर्क रेखा गुजरती है। दैट मीन्स ये 23.5 को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। हमारा इंडिया यहाँ कहीं पे होगा, चतुर्भुज बना लेते हैं एक इंडिया के लिए, ठीक है ना। हमारा इंडिया कहाँ होगा? यहाँ कहीं पे होगा। तो दैट मीन्स ये तो हमें समझ में आ गया कि जो 0 डिग्री है उससे बहुत ऊपर है अपना इंडिया, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे गर्मी थोड़ी कम होती है, वरना अफ्रीका वालों को आपने देखा है, जो आप लोग इतने गोरे गोरे दिख रहे हैं ना, काले नजर आ रहे होते हैं विषुवत पे होते तो दांत ही दांत दिख रहे होते हमारे भी। तो दैट मीन्स ये समझ में आया हम लोग कहाँ हैं? कर्क रेखा पे हैं। यहाँ पे जलवायु थोड़ी सी क्या है, बशर्ते 0 डिग्री, थोड़ी ठंडी है, चीज़ें भी यहाँ अलग है। यहाँ पे सूर्य क्या है? लंबवत पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जलवायु कैसी है? बहुत ही गर्म है, ताप यहाँ का बहुत अधिक रहता है। यहाँ पे हैं हम लोग। अब बात करते हैं, ये 0 डिग्री है, हमने मान लिया 0 डिग्री देशांतर। तो इधर कितना जाते हैं हम लोग, कितना इधर हैं हम लोग, ये देखना है हमें। तो जो हम लोगों ने इंडिया का जो मानक समय रेखा मानी है, मानक समय वो कितना माना है? मानक समय कितना माना है भाई हम सब लोगों ने? 82.5। ये बताएंगे कहाँ कहाँ से गुजरती है, आगे की बात है। मानक समय की बात कर लेते हैं, 82.5। अब एक बात बताइए, 0 से हम 82.5 तक जाएंगे, 0 से हम 82.5 तक जाएंगे, 82.5 तक जाएंगे, तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लग रहा था? 4 मिनट लग रहे थे। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लग रहा था? 4 मिनट लग रहे थे। तो 82.5 को पार करने में कितना समय लगेगा? 82 को मान लेते पहले, 82 में हम क्या करें? 4 का गुणा कर दें, यही करेंगे। आधे मिनट का और कर लेंगे, आधे मिनट का 2 मिनट और लग जाएंगे। ये गड़बड़ हुआ है कुछ, ऐसे ही होता है? नहीं होता है ना? कैसे होता है यही तो पूछना है तुम लोगों से। याद भी है कुछ कि नहीं है? हाँ, पॉइंट आउट नहीं करेंगे अच्छा किसी को, चलो ऐसे ही बता दो। हाँ भारत, रिपीट कर देते हैं। यहाँ दिख नहीं रहा है इधर साइड में? नहीं, अच्छा ठीक है, सुन लो, रिपीट कर देते हैं। हमने बोला कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो हमारा जो 0 डिग्री से 82.5, दैट मीन्स हमारा मानक समय रेखा, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने में हमें कितना समय लगेगा वो तो हमें सबको पता है कितना समय लगेगा, ठीक है, 2.5 घंटे का समय लगता है। तो एक मतलब 0 से 82.5 तक पहुँचना है हमें, तो 1 मिनट में 4 मतलब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लग रहे हैं। तो 82 देशांतर को पार करने में कितने मिनट लगेंगे? बिल्कुल सही है, 5 घंटे लगेंगे। और वो 82 वो अलग, हम 2.5 घंटे वाला बोल रहे हैं। हाँ क्या? 328। चलो कुछ कुछ तो याद है। 328। अब 328 को आप 60 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो हमारा टाइम निकल के आता है कितना भाई? टोटल 5.5 घंटे। दैट मीन्स हम क्या है? 5.5 घंटे आगे हैं लंदन के ग्रीनविच से, और ये क्या है? 5.5 घंटे पीछे। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे अभी एकदम प्रॉपर याद नहीं है, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। 1 मिनट में, भारत कैलकुलेशन करके दिखा देना अभी। 1 मिनट में 4 मिनट, मतलब एक लाइन को पार करने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो 82 लाइन को पार करने में कितने मिनट लगेंगे? 82 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, कर लो, उसके बाद हम देख लेंगे जो भी निकलेगा, डिवाइड कर दो 60 से, ठीक है, बहुत बड़ी बात है।
वो 2 तो हम बताएं ना, इसमें तो 2 मिनट तो लगेंगे, ये आधा हमने जोड़ा नहीं है ना, हम 82 की बात कर रहे हैं सीधे सीधे। ठीक है, सही आ जाएगा, कोई दिक्कत। अभी हम बाद में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फ्लो में आप समझ लो जरा। ठीक है, तो यहाँ से भारत में पहुँचने में, कहाँ गया भारत, ये रहा। यहाँ से हमें 0 डिग्री से जब हम भारत में पहुँचते हैं तो हमें 5.5 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लगता है भाई? 5.5 घंटे। आ जाओ समझ ही लेते हैं। 1 4 मिनट, 82 में हमें कितना लगेगा? 82 इंटू में, सॉरी 82 इंटू में 4, 82 इंटू में, हाँ ये वाला था मेथड। ठीक है ठीक है भारत, सबको समझ में नहीं आया लेकिन अभी हमें समझाना पड़ेगा, सुन लो। हाँ हाँ, वो 2 हमने छोड़ दिया, वो बाद में कर ही लेंगे, हमें पता है। 60 से डिवाइड करेंगे, आया? हाँ, कितना आ रहा है? 5.5, वेरी गुड। 5.5 घंटे आएगा, वही जो हम बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शायद हम कर नहीं पा रहे, बोल बिल्कुल सही रहे, कर क्या नहीं पा रहे, हम करना ही नहीं चाह रहे। हम सोच रहे थे कर लोगे, इसलिए नहीं करना चाह रहे, छोड़ दो। कुछ तो करो एटलीस्ट। ठीक है, जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 5.5 घंटे आ जाएगा। दैट मीन्स 0 डिग्री से हम जब भारत की कर्क रेखा, मतलब भारत की मानक समय रेखा पे पहुंचते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है? 5.5 घंटे लगते हैं। कितने समय लगेगा भाई? 5.5 घंटे लगेंगे। यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमें कितना समय लगता है? 5.5 घंटे। अब बताओ आप लोग, सूर्य यहाँ उदय होता है कि इधर उदय होता है? सूर्य किधर उदय होता है भाई? पूर्व में। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। किसी घर पे पश्चिम में तो नहीं होता है, हमारे यहाँ पूर्व में होता है। आप लोग क्या पूर्व में? सबके ठीक, सही जगह पे आप लोग, पूर्व में होता है। दैट मीन्स पूर्व में होगा। एक बात बताएं, अगर पूर्व में सूर्य उदय हो रहा है तो पहले हमारे इंडिया पे आएगा कि लंदन पे जाएगा? पहले इंडिया पे आएगा। तो इंडिया का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। क्या है भाई? 5.5 घंटे आगे है। इसमें भी 2 चीजें हैं, 5.5 घंटे आगे है, उसके बाद हम इंडिया के सेगमेंट में भी देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 बज रहा है, मान लेते हैं यहाँ 7 बज रहा है, मॉर्निंग, सुबह वाला, तो इधर कितना बज रहा होगा? 5.5 घंटे कम कर दो, कितना बज रहा होगा? 1:30 बज रहा होगा। वो भी कब का? रात का। रात का 1:30 बज रहा होगा। आप सुबह सुबह सो के उठे और आपने सोचा लाओ लंदन वालों को गुड मॉर्निंग कर लें, इतना सुनाएंगे लंदन वाले, वो सो रहे होंगे बेचारे, है ना। आप कह रहे हैं हम नाश्ता कर रहे हैं, आज नाश्ता कर लो। अपन तो इंडिया वाले हैं ना, सुबह 7 बजे उठ के नाश्ता करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। नहीं करते हैं तो तुम लोग जानो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे टाइम क्या होता है, पहले होता है, और यहाँ पे सूर्य क्या होगा, उदय बाद में होगा। पहले अपने इंडिया में सूर्य उदय होगा और बाद में इधर सूर्य उदय होगा। दूसरी चीज और समझ लो, इंडिया के सेगमेंट में थोड़ा सा मानक समय रेखा क्यों बनाई गई है या क्या है सीन। क्या बना रहे हैं आज हम, बहुत दिन हो गए। यहाँ समझ लो, यहाँ की बात करते हैं हम और यहाँ की बात करते हैं। ये क्या है अपना अरुणाचल प्रदेश, एपी। ये क्या है अपना गुजरात, ठीक है, मोदी जी वाला। ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्य उदय होता है और ये गुजरात वालों में क्या होता है, बाद में सूर्य उदय होता है। यहाँ से यहाँ तक की अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा क्या टाइम है भाई बताएंगे, ये वाला कौन सा देशांतर रेखा है? 68.7। सही है। यहाँ पे 98.25 लिखा तो वही है ना, चुप कर जाओ। 97.25 दैट मीन्स है ये वाली देशांतर रेखा और ये वाली देशांतर रेखा। अब हमने देखना है कि इन दोनों देशांतर रेखाओं के बीच में कितना गैप आ रहा है, कितनी देशांतर रेखाएं और आ जाएंगी। तो लगभग में कितनी देशांतर रेखाएं आती है? 30। कितनी? 30। और 30 के अगर हम जब देखेंगे 30 को हम किससे, 4 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो हमारा टाइम का डिफरेंस आता है यहाँ में और यहाँ में, वो कितना डिफरेंस है भाई?
2 घंटे का, मतलब 2 घंटे पहले यहाँ पे सूर्य उदय होगा और 2 घंटे बाद में यहाँ पे सूर्य उदय होगा। लेकिन इसी को हमने क्या किया, हम सभी लोग करते हैं, सारे देश वाले, जिनका भी देश मतलब जो भी देश वाले हैं, हमारे यहाँ पे भी देश वाले मोदी जी इस टाइम पे, तो ये क्या है, हमने देखा कि यहाँ पे और यहाँ पे एक ही देश में टाइम को लेकर के विवाद हो रहा है। कोई कह रहा है नहीं हमारे यहाँ तो 7 बज रहा है, कोई कह रहा है नहीं हमारे यहाँ 8 बज रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है नई नई तरीके की। तो क्या किया जाता है, हर एक देश में मानक समय रेखा निर्धारित कर दी जाती है। क्या करा जाता है, मानक समय रेखा निर्धारित कर दी जाती है और बोला जाता है कि इस मानक समय रेखा पे जो टाइम होगा वही पूर्व में माना जाएगा और वही पश्चिम में माना जाएगा। ठीक है ना, वही पूर्व में माना जाएगा और वही पश्चिम में माना जाएगा। तो हमारी मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, यहाँ से, और इसको हमने क्या नाम दिया है भाई, 82.5। इसको हमने क्या नाम दिया है, 82.5। ऐसे ही नाम नहीं दे दिया है, इसके और इसके बिल्कुल बीचों बीच में आ रही है ये 82.5, बीचों बीच से गुजरती है, इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है। वैसे यहाँ पे देखेंगे हम सारे स्टेट कौन कौन से आते हैं वो सब देखेंगे। 82.5 और यहाँ पे बोल दिया गया कि 82.5 पे अगर 8 बज रहे हैं तो इधर वाले लोग भी 8 ही मानेंगे और इधर वाले लोग भी 8 ही मानेंगे। ये होती है मानक समय रेखा। ठीक है, सबको समझ में आया मानक समय रेखा क्या होती है। ठीक है, 82.5 को हमने, हमारा अगर इंडिया की मानक समय रेखा की बात करेंगे तो हमारा इंडिया की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम हो रहा होगा वही ये टाइम हो रहा होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जाएगा कि यहाँ पे सूर्योदय पहले हुआ है और यहाँ पे बाद में हुआ है। ठीक है, हमसे पहले तो ये उठ ही जाते होंगे, हम लोग 7 बजे उठते हैं, ये पहले उठ जाते होंगे हमसे और भी। हमारे यहाँ पे सूर्य तो वही अपने हिसाब से काम करेगा। हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए चीज़ें की हैं, वो तो अपने हिसाब से ही चल रहा है, उसको किसी ने थोड़ी ना रोका है। कोई रोक सकता है क्या? ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। वो अलग लोग होते हैं जो चांद तारे सूरज सब तोड़ लाते हैं, वो पता नहीं कहाँ से आते हैं, ऐसा पता नहीं कौन करता है। ऐसे लोगों से बिल्कुल बच कर रहा करो। वैसे तुम लोग तो वैसे यूपीएससी वाले हो, तुम लोग तो बच के ही रहोगे। ऐसे लोग तो बिल्कुल कसम से हम बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। ठीक है, सारी महिला वर्ग सुन रही है ना। चलो अब देखो, ये मानक समय हो गया, ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमें एक चीज़ याद रखनी है, ये देशांतर रेखा कौन कौन सी है इंडिया की। इधर वाली जो पश्चिम में देशांतर रेखा है वो 68.7 है, ये पश्चिम में है और ये पूर्व में है। ठीक है ना, पूर्व वाली देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, 97.25 मिनट लगाएंगे, 97.25 मिनट लगाएंगे, 7 मिनट लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये है। अब हमें देखना है कि इसको बोलते कैसे हैं। हमारा इंडिया यहाँ पे है, आपने देखा, मैंने बताया कि जो हमारा 0 डिग्री है इससे ऊपर का हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, गलत हाथ में आ गया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हमारा क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब 0 डिग्री अगर हम बात करें, 0 डिग्री देशांतर की, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और इधर पश्चिम में क्या कहलाता है, पश्चिमी। ठीक है ना, तो पूर्व में क्या कहलाएगा, पूर्व साइड, ये पूर्व लिखा है वैसे, ये बोलेगा पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला हो जाता है हमारा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है भाई, अब एक चीज और सुन लो, ये भी गलत चल रहा, ये सही। हमने देखा 0 डिग्री जो हमारा है देशांतर, हमने देखा कि हमारा जो इंडिया है वो पूर्वी गोलार्ध में है पूरी तरीके से, सबको दिखाई दे रहा है पूर्वी गोलार्ध में है। तो हम यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। ठीक है ना, और दूसरी साइड भी हम 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी बोलेंगे। दूसरी साइड भी क्या बोलेंगे, पूर्वी बोलेंगे, इधर भी पूर्वी बोलेंगे। क्यों भाई, क्योंकि ये वाला देशांतर भी हमारा क्या है, 0 डिग्री से इधर ही है, पूर्व में है। और हमने देखा कि पूर्व वाला देशांतर भी 0 डिग्री से मतलब पूर्व में है और पश्चिम वाला देशांतर भी 0 डिग्री से पूर्व में है। दैट मीन्स हमारा 0 डिग्री से पूर्व में पड़ रहा है हमारा पूरा इंडिया, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों देशांतर को हम पूर्वी लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, पूर्वी लगाएंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं, इसके दोनों के आगे जब भी बोलने में बात आएगी, कोई आपसे पूछे, हवाबाजी करनी हो आपको, तो पूर्वी लगा करके ही बताना है भाई, कुछ भी नहीं बताना। सही है, हवाबाजी भी सही से किया करो जिसमें कोई लॉजिक हुआ करे। ठीक, तो पूर्वी लगा करके ही बताएंगे आप दोनों साइड।
ये नहीं सोचेंगे कि पूर्वी कैसे हो गया, ये इधर तो पश्चिम होता है इधर पूर्व होता है, अपने गोलार्ध में। सबको समझ में आया? ठीक है। उसके बाद हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री, अब हमने देखा कि 0 डिग्री के तो ये उत्तर में है। 0 डिग्री के किस में है? हमारा भारत उत्तर में है। तो हम जब बात करते हैं देश अक्षांशर मतलब अक्षांश वाले विस्तार की, तो भी हम क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे भाई उत्तरी। क्या बोलेंगे? उत्तरी। अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? दीपो समेत नहीं ले रहे हैं हम मेन वाला जो हमारा भूभाग है हम उससे बात कर रहे हैं। कितना होगा? हाँ, 8 डिग्री 4 मिनट। क्या होगा भाई? उत्तरी। क्या? सॉरी, उत्तरी। ऊपर वाला अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार की, उत्तर में अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो कितना है? 37.6 मिनट। क्या बोलेंगे? उत्तरी। तो भाई उत्तरी क्यों बोल रहे हैं? ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो दैट मीन्स है कि इसका दक्षिण वाला पॉइंट और उत्तर वाला पॉइंट का हम अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं। ये भी एक अक्षांश हो सकता है, ये भी एक अक्षांश होगा, ये भी एक अक्षांश होगा, ये भी एक अक्षांश होगा, ऐसे करके हम अक्षांश बनाते चले जाते हैं। ठीक है ना? तो हमने बात की किसकी भाई? अक्षांशीय विस्तार की। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? हमने देखा नीचे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी है, और हमने देखा जो उत्तर में भारत का मतलब अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है। दोनों में हम उत्तरी लगा रहे हैं और इधर वाले में हम दोनों में पूर्वी लगा रहे हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो बता दो। देखो अभी तो मैं समझा सकती हूँ, बाद में इसको लेकर के घर चले जाओगे तो ये एक बहुत बड़ा फोबिया बन जाता है। आने वाले टाइम के लिए ये धीरे धीरे से ये आपके सर पे चढ़ के बोलने लगता है, आपको लगने लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा कुछ सीन होने लगता है आपके साथ बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे कि अभी हम देखो ना कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे जल्दी से, है ना? फिर भी आप लोगों में से किसी ने किया नहीं, एक ने किया, अप्रिशिएट कर रहे हैं हम उनके वर्क को। ठीक है, बहुत अच्छा। तुरंत से पहले करना चाहिए। जो चीज़ मैं बोल रही थी वो बिल्कुल सही थी, आपको उसी के अकॉर्डिंग लिख लिख कर चीज़ें करनी थी और कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, 4 की बजाय मैं बता रही हूँ मैं क्या गलती कर रही थी। 4 की बजाय मैं 2 को मल्टीप्लाई करके आगे रख रही थी, इसलिए वो हाफ आ रहा था, फुल नहीं आ रहा था। ठीक है, चीज़ें हमें सब पता है। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड देख रहे हैं हम कि आप कितना प्रेजेंट हैं, आप क्या चीज़ें कैच कर पा रहे हैं और क्या हम बता रहे हैं और क्या आप पढ़ पा रहे हैं। सही है ना? तो ये चीज़ों में किसी को कोई प्रॉब्लम? अपने इंडिया में इंडिया का नक्शा सही सलामत सा बनाया हमने, अपना आप भी बनाएंगे। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों लिखेंगे ताकि आपको बार बार चीज़ें देखना ना पड़े। अगर हम देखें मानक समय रेखा तो भी हम लिखेंगे 82.5 की बात करेंगे, ये मानक समय रेखा है हमारे इंडिया की। तो ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं पहले तो आप बिल्कुल नॉर्मल सा इसी तरीके से बना लीजिए, उसके बाद हम लिखा देंगे। यस, आधा घंटा और। हाँ, ये टाइम हो गया ना, मॉर्निंग वाला टाइम तो ख़त्म हो गया। छापिए, ये छाप लीजिए, उसके बाद जो लिखाने का होगा वो हम लिखा देंगे खुद से। छाप लीजिए आप लोग। पानी है किसी के पास? पानी नहीं है इसमें। आज लास्ट क्लास हमारी नेक्स्ट मंथ से होगी, उसके बाद हमने हटवा दिया है शेड्यूल आज शाम को चेंज होके आ जाएगा।
क्वालिटी हो जाएगी, ऐसा क्यों सोच रहे हो? एक सेकेंड, हाँ सुन लें। आप लोगों से बात करेंगे इस बारे में, सर ने भी बोला है कि बात, लेकिन तुम लोग बात नहीं करते हो। जो कि बात है, सच बताएं तो वो करना नहीं चाहता है कोई अपनी बात, है ना। मतलब एक इंडिविजुअल कोई नहीं बोलना चाहता है, साथ में भी आप लोग को नहीं बोलना है। फिर इंडिविजुअल बोला था सर ने, फ़ोन आया था, हेमंत सर का भी कॉल आया था अलग से। उन्होंने बोला कि मैम इंडिविजुअल कोई बोल नहीं रहा है, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भी नहीं बोल सकता ना किसी टीचर का, मैंने थोड़ी ना पढ़ा है कि मैं बोल दूंगा कि नहीं वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है या समथिंग लाइक दैट। ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता है। इंडिया का ऐसा थोड़ा सा ये ऐसा शेप दे के बता देना कि इंडिया है ना, बीच में इंडिया लिख लेना अपना। बाकी की चीज़ें थोड़ा सा इस तरीके से शो करेंगे तो याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। हाँ, ये लूसेंट किसकी है? हमने अंदर अपने अंदर चेंजेस लेके आने हैं। हम क्या बनने जा रहे हैं? क्या बनने जा रहे हैं? आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर। सोच रहे हैं ना आईएफएस, यही सोच रहे हैं ना, इससे नीचे तो नहीं सोच रहा कोई। सोचना भी मत, बहुत ही गंदी बात है। जिसने एक दिन अगर क्लास ली है और ये सोच के आया था कि यूपीएससी करूंगा, उसको नीचे सोचने का हक नहीं होता है जब तक वो अपनी जान ना लगा दे। लगाने के बाद सोच सकते हैं। आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, नीचे आप छोटे मोटे एग्जाम्स भी दीजिए, अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन लगे रहिए ना एटलीस्ट। तो उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी चीज़ें, स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे जो हमारे अंदर चेंजेस होने चाहिए, जो हमारे अंदर सच में चेंज होना चाहिए हमारी हर एक चीज़ को लेकर। जिस दिन से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और हमें लगता है इसी साल हमें फर्स्ट प्रीलिम्स देना है, तो उसी दिन से हमें अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो तैयारी कुछ अलग नहीं होती है, बस हमारा चेक हमें खुद से करना है चीज़ों को। पहली बात तो आपका टेम्पर, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। वो गुस्सा दिलाते हैं आपको, ऐसा कई सारे लोगों के साथ होता है। वो आपको ऐसी चीज़ देंगे, ऐसा चीज़ बोलेंगे जो इसमें आपको गुस्सा आए, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। सबने ये छाप लिया है? तब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। स्टेबिलिटी होती क्या है? मतलब स्थिरता, जिसमें हम बोलते हैं आपको किसी भी चीज़ में स्थिरता, मतलब स्थिरता बनाए रखनी है। बोलते तो बहुत हैं, हम करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। आफ्टर सम टाइम हम खुद से चीज़ों में क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और हमारी चीज़ें जो हैं, जो हम करना चाहते थे वो छूट जाती हैं। एक टाइम के बाद ऐसा होना शुरू हो जाता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। कोई ऐसा नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, सारे ह्यूमन बीइंग है, सभी को लेके चल रहे हैं। मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं यहाँ से जाने के बाद और भी 2 से 3-4 क्लासेस लेती हूँ, उसके बाद पढ़ने की बहुत सारी नीड होती है, लेकिन फिर भी कई बार लगता है कि रहने दो रूही, कहाँ फंस गए हो, छोड़ो ना। फिर एक आध दिन छोड़ भी देते हैं, लेकिन हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। आज मैं बिना प्रैक्टिस से आ गई, मैंने मान लिया, मैंने माना नहीं, ये रियलिटी भी है। आज मैं बिना प्रैक्टिस से उठ के आई हूँ। मेरा मन था कि मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस करके और मैं आ जाऊँगी और तो 2-1 बात हम इसी बारे में करेंगे, यूपीएससी के बारे में। बट हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, लेकिन कितने दिन तक बिना पढ़े चलता रहेगा? कितने दिन तक? ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एक टाइम के बाद हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रैक्टिस की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो वही चीज़ है स्थिरता। स्थिरता में क्या होता है भाई, आप लोग को जैसे आपने जो सोच लिया है, एटलीस्ट 1 ईयर तो उसके लिए दे दीजिए, एटलीस्ट 1 ईयर। इतना तो जर्नी होती है ये। 1 साल जैसा आप फर्स्ट डे दे रहे हैं, जैसा आपने आज सोचा है आज मैं आईएएस बन जाऊंगा, अब तो मैं बन के ही दिखाना है मेरे को आईएएस। उस दिन आप 8 घंटे पढ़ते हैं, आप 7 घंटे पढ़ते हैं, और ये रियलिटी आप खुद से पूछो क्या आप ऐसा करते हैं? आप 6 घंटे पढ़ते हैं। वो बात अलग है कि आप उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन आप 6 से 7 घंटे बैठे रहते हैं किताबों के सामने। शाम को ये फील करते हैं कि हमने आज 6 से 7 घंटे पढ़ा है और मैं पूरे साल ऐसे ही पढ़ूंगा, अगली बार मैं आईएएस या आईपीएस बन के दिखाऊंगा। तो बस यही चाहिए, पूरे 1 साल दे के देखिए, बिल्कुल भी कोई नहीं है ऐसा जो आपको फेल कर दे, कोई नहीं है ऐसा जो आपको पीछे धकेल दे। प्रॉब्लम यही आती है, हम 15 से 20 दिन 1 महीना करने के बाद में डाउन हो जाते हैं। तभी कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि 4 बार मैंने अटेम्प्ट दिया और मैं 4 बार फेल हुआ, मैंने 5वीं बार में सफलता पाई। हम सोचते 5 साल तक रुके कैसे रहिए? हम लोग तो 1 महीना 2 महीने में
थक जाते हैं और रुक जाते हैं कि छोड़ो, रहने देते हैं। तो अगर आपने सोचा है, मन से आंखें बंद करके सोच के देखिए, सच में आप आईएएस और आईपीएस में कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? मज़ा आ रहा है? गाड़ी में कोई भागता हुआ आ रहा है, आपके लिए गेट खोल रहा है और आप उतर रहे हैं, फील आ रहा है? आगे पीछे गाड़ी, मतलब पुलिस चल रही है, रोटे खड़े हो रहे होंगे कुछ लोग के, रियल वाले हो रहा है। सोचिए, थोड़े दिन तो मेहनत करनी है, बस थोड़े से दिन, साल 2 साल, इससे ज़्यादा नहीं, इतने में ही हो जाता है भाई। जिसको करना है, सच में रियलिटी है, अगर पाथ सही है आपका तो साल 2 साल में आप अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। आपको पता चल जाता है हमारा लेवल कहाँ है। अगर आपको 3rd ईयर भी करना पड़े तो आपको पता होता है हम किस लेवल में हैं, कितने पानी में हैं, सबको पता होता है। कितनी चादर में पैर फैला चुके हैं और कितनी चादर बाकी है, ये भी पता होता है। तो हम 2 साल की बात नहीं, हम सिर्फ 1 साल की बात करें। आप 1 साल लग कर तो देखिए, सामने से आपके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे पूरे 1 साल के बाद में, ठीक है। तो स्थिरता क्या करनी है, हमें बनाए रखनी है। हर दिन आप नहीं सोच पा रहे हैं क्या? हर दिन सोच लीजिए ना 2 मिनट के लिए कि आप आईएएस बन गए हैं। हर दिन सोच लीजिए ना आप 2 मिनट के लिए क्या आप आईपीएस बन गए हैं, आप आईएफएस बन गए हैं। आज आप मलेशिया जा रहे हैं, आज आप कनाडा जा रहे हैं। आईएफएस की बात कर रहे हैं हम। इंडियन क्या होता है भाई? फॉरेन सर्विस। कितना अच्छा लग रहा है ना। आईएएस कितना अच्छा लग रहा है ना। हमें गाड़ी पे नंबर नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए ही नहीं नंबर, हमें रेड प्लेट चाहिए। हमें वीज़ा ब्लैक वाला नहीं चाहिए, हमें रेड वाला चाहिए। समझ पा रहे हैं लोग? रेड वीज़ा, इंडियन जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको रेड वीज़ा मिलता है, हमें वही चाहिए। हमें नहीं चाहिए ब्लैक वाला, हमें फ्री में घूमना है रेड वीज़ा से, और हमें हर जगह जाना है। क्या 2 मिनट नहीं निकाल सकते इस बात के लिए? निकाल सकते हैं। अगर 2 मिनट आपने सच्ची में दिन में निकाल लिए तो आप अगले दिन उसी एनर्जी के साथ उठेंगे जो एनर्जी आपने फर्स्ट डे रखी थी। आपका इसीलिए कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल तो हमें यही है ना कि हमें जो बनना है वही इंटरनल होता है। बाहर वाला क्या कर लेगा? मैं आज कह रही हूँ, मैं आगे से कभी नहीं कहने वाली हूँ क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, 2 मिनट बोल भी दूंगी, कभी मैं बोलती रहती हूँ वैसे तो, कुछ ना कुछ बोल भी दूंगी, उससे क्या हो जाएगा? 2 मिनट के लिए आप सुनेंगे और निकाल देंगे। इसमें से आज अभी भी कुछ लोग सुन रहे होंगे, निकाल देंगे। कुछ लोग सच में फील कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि उनकी आंखों में तक दिख रहा है ना? रोटे खड़े हो रहे, मेरे भी हो रहे हैं। कितना डिफरेंट है, मतलब एक आईएएस बन गए हैं आप, सोचें कितना डिफरेंट है। आप एक आईएएस बन गए हैं। हम लेडीज़ की बात कर रहे हैं, जेंट्स ठीक है, ठीक है, आप लोग भी बन गए सभी। हम लेडीज़ की बात करें, आप लोग प्रॉपर साड़ी में एकदम तेज़ी से चलती हुई आ रही हैं और पीछे से आपके साथ में कोई बहुत सारे लोग भाग लगा रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं क्योंकि मैडम जा रही हैं भाई, तो सिक्योरिटी तो चाहिए आप लोग को। तो 2 मिनट अगर आप सोच पाते हैं, दैट्स रियली गुड। इंटरनल मोटिवेशन बाकी आपके पास खुद होता है, किसी का पेरेंट्स को लेकर होता है, किसी का गरीब बच्चों को पढ़ाने को लेकर होता है, एनजीओज़ को लेकर होता है। मेरा भी यही मोटिव है, मेरा पेरेंट्स वगैरह वाला मोटिव नहीं है, वो सभी का होता है, पेरेंट्स को एक प्राउड फील कराना, लेकिन एक डिफरेंट मोटिव भी होता है हमारे पास, कुछ ना कुछ अलग होता है। मेरा अपना लिटरली बता रही हूँ कि गरीब बच्चों को, जब भी मैं किसी छोटी शॉप पे या किसी भी बड़ी शॉप पे भी छोटे बच्चों को काम करते हुए देखती हूँ तो मुझे लगता है क्यों ना हम इनको यहाँ से निकाल लें। ज़्यादा नहीं, 10-15 को ही पढ़ा दें, ये 10-15 को और को पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ इंटरनल मोटिवेशन होता है तो हम खुद से चीज़ें करने में बहुत ही सक्षम हो जाते हैं और हमारे पास फुल एनर्जी होती है। हर दिन एक चीज़ आप बस एक चीज़ आप रख लीजिए अपने पास कि हमें हर दिन ये ज़रूर सोचना है, चाहे आप लेटने से पहले सोच लीजिए, चाहे सोने से पहले सोच लीजिए, मतलब या उठने के बाद सोच लीजिए। एनर्जी लेवल आपके पास फुल ऑफ होगा, इसकी गारंटी है। आप जो बनना चाहते हैं उसके बारे में 2 मिनट सोच के तो देखिए, आपकी पर्सनैलिटी खुद चेंज हो जाएगी। आपको सामने वाला देख के बोलने लगेगा भाई किस डिपार्टमेंट में हो। बोलते हैं लोग, आप लोग ज़रा अपने ऊपर वर्क करिए, बोलते हैं लोग। हम भी किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, सामने से कई बार कमेंट आते हैं कि मैम किस डिपार्टमेंट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं। लेकिन पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करोगे, अपनी चीज़ें मेंटेन करोगे, अपने आप को देखिए, अपने अंदर की कमियों को देखिए। हर एक की क्या करना है आपको? हर एक की इज्जत करनी है, बच्चे से लेकर बड़े तक। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब छोटे हैं, सब बड़े हैं। आप इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी, नहीं दोगे, नहीं मिलेगी। हर दिन अपना
बेहतर रखिए, हर दिन वो रखिए जो आपको एक बनने के बाद में रखना है। इंटरव्यू में कुछ भी नहीं देखा जाता है। इंटरव्यू में सिंपल सा आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईमानदारी, और ईमानदारी होती है कि आप क्वेश्चन में उनको घुमा तो नहीं रहे हैं, ईमानदारी देखनी है। और दूसरी चीज़, आप लड़कियों के प्रति या फिर महिलाओं के प्रति हम बात करें, कितने सच में दिल से अगर हम बात करें, सच में आप कितने जागरूक हैं। वो आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा क्रिकेटर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आपने बोला विराट कोहली, दैट मीन्स था कि आपके लिए सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम का मतलब था कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ वाली इंडियन क्रिकेट टीम, और लड़कियों वाली को तो आपने मान्यता ही नहीं दी। तो अगर आप जेंट्स हैं तो कोशिश करिए पहले गर्ल्स वाली टीम का किसी का एक का नाम लीजिए और बाद में आप बॉयज़ वाली को प्रेफरेंस दीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये पता चलेगा कि आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो लेडीज़ को लेकर भी एक अच्छा पॉजिटिव व्यू है आपका, आप उनके बारे में भी सोचो। और गर्ल्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप बता रही हैं तो अपने किसी के भी बारे में विराट कोहली बताना है, विराट कोहली भी आ गया, ठीक है, जो भी बताना है आपको, हाँ कोहली वोली जो भी बताना है, सचिन तेंदुलकर बताना है, आप उनके साथ साथ एक कोई महिला क्रिकेटर का नाम भी लीजिए। जो भी वो जिस भी फील्ड में पूछ रहे हैं, आप महिला को भी ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे ये पता चलेगा कि आप कितने जागरूक हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी। आजकल तो देख ही रहे हैं ना, आप लोग कहाँ पहुँच गए हैं, तीसरे नंबर से चौथे पे आ गए। यहाँ पे भी देखिए कितनी सारी आईएएस बनेंगी, कितने से आईएएस बनेंगे, देख रहे हैं ना। महिलाओं को आप ना दें भले ही इम्पोर्टेंस, लेकिन ये अपनी इम्पोर्टेंस खुद ले लेंगी। समझ रही हैं आप लोग? फर्स्ट सेकंड थर्ड आई हैं इस बार, आई लड़कियां सब आईएएस बनी हैं। सोचिए आपका नंबर भी वहीं हो तो इतना तो कर ही सकते हैं हम अपनी लाइफ में, अपने लिए इतना तो सोच ही सकते हैं। सिर्फ साल से 2 साल पढ़ना है, पूरी ज़िंदगी पीछे पीछे घूमेंगे सारे लोग। वो बात अलग है कि हम गलत तरीके से नहीं घुमा रहे, वो तो हमारी पावर है, हमें मिलेगी तो भाई घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा धूप है तो हम भी बोलते हैं भैया यहीं बैठो, कहाँ जा रहे हो हमारे पीछे पीछे, हम आ रहे हैं अभी 2 मिनट में, है कि नहीं है? तो वो बात अलग है, हमारी पावर है, वो हम देख लेंगे। तो स्टेबिलिटी आपको रखनी है, जिसकी वजह से आप अपना इंटरनल मोटिवेशन, अपना हमेशा स्ट्रांग मोटिवेशन रखें। उसको दिन में एक बार ज़रूर याद करें, आपकी पढ़ाई की जो स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी। आप लेटे हुए हैं, आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ, लेटे हुए हैं और आपने सोच लिया कि आप दिन में अगर लेट जाते हैं ना, कुछ लोग आपने सोच लिया कि आईएएस बनना था, ये पढ़ लिया, ये रह गया, आप तुरंत से पहले उठ के बैठ जाते हैं कि छोड़ो ना, क्या सोना है, पढ़ लेते हैं ना। एक चीज़ हमने बोली थी क्लास में, एक दिन बोली थी, याद है हमें, सभी लोगों ने हंसे भी थे थोड़े से। हमने बोला था एक टाइम के बाद तो सोना ही है, जीवन मिला है जीने के लिए, पैर पसार के एक टाइम के बाद आप सो जाएंगे और ज़िंदगी भर के लिए सो जाएंगे। सोना तो तब भी है, सो के अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सोना नहीं है हमें, हमने बोला था हम बहुत कम सोते हैं, है ना। इस बात पे राम सिंह ने हमें रात को 11 बजे फ़ोन करके बोला मैम आप तो सोती नहीं है, तो हमने फ़ोन कर लिया। हमने बोला भाई हमारे घर वाले तो सोते हैं, हम बोलेंगे उनको डिस्टर्ब होगा, तुम काहे फ़ोन कर रहे हो, मैसेज कर लेते भाई, 11 बजे फ़ोन कर रहे हो। हमने बोला इतनी रात को फ़ोन किया गया, तो राम सिंह बोला कि हम मैम आप तो सोती नहीं है, तो हमने बोला वो बात सही है, हम रात के 2 बजे भी लोगों के रिप्लाई करते हैं, कोई 2 बजे हमें मैसेज करता है हम रिप्लाई करते हैं, सुबह कोई 6 बजे हमें मैसेज कर देता है, 5 बजे मैसेज करता है हम रिप्लाई करते हैं। वो बात अलग है, आधे घंटे या 15-20 मिनट लेट में रिप्लाई आता है, लेकिन हम रिप्लाई करते हैं। दैट मीन्स है कि आप लोगों में से तो कोई एक जगह था, लेकिन हम हमेशा जग रहे हैं, हम सोते कम हैं। तो यही है बस थोड़ा सा, बाकी कुछ ऐसा नहीं था। इंटरव्यू सिर्फ आपकी ईमानदारी देखता है, तो बच्चा लोग, आप सभी लोग ईमानदारी से अपना काम करिए। जो आपको सच में गलत लगता है वो मत करिए, वो बिल्कुल गलत होता है। आजकल लोग अपने पेरेंट्स से पूछना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि ये सही है ये गलत है, लेकिन वो हमें सच में सही बता रहे होते हैं, वो गलत कभी नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, अभी मैं जस्ट कोचिंग उधर वाली क्लास लेने गई थी, मैं स्कूटी से उतरी, मैं निकल के जा रही थी, एक मम्मी थी उसकी और वो बेटी थी, साथ में जा रहे थे वो दोनों। मैंने